सत्ता में आज आपको संबल की विवादित ढांचे वाली कहानी बताएंगे। जी हां, संबल को लेकर अब तक आपने शाही मस्जिद सुना होगा, लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसे विवादित ढांचा बताया भी गया और लिखा भी गया। तो सवाल है कि क्या संबल को लेकर राजनीतिक प्रयोग हो रहा है? साथ में संबल में 40 पुलिस चौकी वाली कहानी भी आपको बताएंगे। आज महाराष्ट्र में औरंगजेब क्लेश पार्ट 2 देखने को मिला। एसपी सांसद अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर आज महाराष्ट्र विधानसभा में संग्राम देखने को मिला। विधानसभा में हंगामे के बाद अबू आजमी ने माफी मांगी, लेकिन विपक्ष के सवालों वाला प्रहार अभी भी जारी है। उधर अयोध्या राम मंदिर पर हमले की बड़ी साजिश थी। आतंकी अब्दुल रहमान अपना नाम बदलकर घूम रहा था। सत्ता में आज इसकी साजिश की पूरी कहानी आपको बताएंगे। कैसे पेन ड्राइव में आतंकी हमले का ब्लूप्रिंट था, कैसे अब्दुल अपने आका के ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। आज एमपी की राजधानी भोपाल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विद्या भारती के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। विद्या भारती 5 दिवसीय पूर्णकालिक कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग 2025 के उद्घाटन पर उन्होंने कई बातें कही। कहा कि सभी विचारधाराओं को साथ लेकर चलना है। परिवर्तन जरूरी, लेकिन परिवर्तन की दिशा ज्यादा अहम है। महाराष्ट्र में आज धनंजय मुंडे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम फडणवीस ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। इस्तीफे के बाद एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने और कहा कि चिकित्सा कारणों की वजह से इस्तीफा दिया है। वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था खराब है, सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। आज रात डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार वाली मदद पर फुल स्टॉप लगा दिया है। सत्ता में ट्रंप के ऐसे 7 संभावित ऐलान हम आपको बताएंगे जो वर्ल्ड ऑर्डर को बिगाड़ सकते हैं। सत्ता में आज आपको यूपी के उस गांव से रिपोर्ट भी दिखाएंगे जहां तेंदुए का टेरर है, जहां तेंदुए के डर से लोग मुखौटे में घर से बाहर निकल रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता उस गांव से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सत्ता में आज सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जिसमें राजनीतिक खनक है, जिसमें राजनीतिक चिंगारियां हैं, जिसमें राजनीतिक क्लेश है। यह शब्द है विवादित ढांचा। ये वो शब्द है जिसकी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में न सिर्फ चर्चा हुई, बल्कि ये शब्द ऑर्डर वाली कॉपी में भी आ गया, वो भी यूपी के संबल को लेकर, जहां मंदिर और मस्जिद वाला क्लेश पिछले कुछ महीनों से चरम पर है। संबल में सुलगते राजनीतिक प्रयोग वाली सत्ता की कुंजी को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा विवादित ढांचा शब्द पर आधारित है, जिसमें सियासी शोले हैं, जिसका जिक्र अब तक जमीन पर होता था, जिसका जिक्र अब तक हिंदू पक्ष की जुबान पर होता था। आज उसका जिक्र हाईकोर्ट की ऑर्डर कॉपी में भी हो गया। कहानी सिर्फ विवादित ढांचे तक ही नहीं है। यूपी के संबल में कई पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के सांसद के घर के करीब, वो भी मुस्लिम मोहल्ले के पास। प्रशासन के इस प्रयोग में भी चुभते सवालों वाली प्रश्न कुंजी है। संबल को लेकर राजनीतिक पारा हाई है। संबल में हरिहर मंदिर है या फिर शाही जामा मस्जिद, इस सवाल से जुड़ी राजनीतिक चिंगारियां भी हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो हुआ उससे मुस्लिम कमेटी आहत है। मुस्लिम कमेटी संबल में सर्वे करने वाली एएसआई को ये बता रही है कि वो गार्डियन है, मालिक नहीं। मतलब ये कि संबल में आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। वैसे तो यूपी में 2 वर्ष के बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन राजनीतिक प्रयोगशाला वाले संकेत अभी से ही मिलने शुरू हो गए हैं। संबल की शाही जामा मस्जिद पर लगातार राजनीति हो रही है। आज तो विवादित ढांचे वाला कानूनी प्रयोग भी हो गया, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन ने सुनवाई के दौरान जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवा दिया। इसे राजनीतिक प्रयोग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार इसे विवादित ढांचा बता रहा है। ये पहली बार है जब सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी ऐसा ही कह दिया है। इसी वजह से हिंदू पक्ष थोड़ा खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसे एक झटके के रूप में देख रहा है। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि संबल का इतिहास हिंदुओं वाला है, जबकि पिछले बहुत से वर्षों से संबल में शाही जामा मस्जिद है। आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि इस धर्म क्लेश में हिंदू और मुस्लिम समुदाय का पक्ष क्या है। कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि मस्जिद की जगह पहले मंदिर था, लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि यहां हमेशा से ऐतिहासिक मस्जिद खड़ी है। हिंदू पक्ष के अनुसार शाही मस्जिद को बनाने के लिए श्री हरिहर मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष के अनुसार यह दावा पूरी तरह से आधारहीन है। हिंदू पक्ष के अनुसार वर्ष 1529 में बाबर ने यहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़कर माहौल खराब करने की दरअसल कोशिश हो रही है।
19 नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। जब कोई दो पक्षों में विवाद होता है तो उस ढांचे को, उस इमारत को विवादित इमारत ही बोलते हैं। किसी की मस्जिद कहने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। अगर कोई नारा लगाता रहे मस्जिद थी मस्जिद है तो हम भी कहेंगे उसका मंदिर थी मंदिर रहेगी। तो कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट में विवादित ढांचा ही कहा जाएगा, और जब तक कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता इसको मस्जिद नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कोर्ट ने न्याय की तुलना संतुलन रखने के लिए इसको विवादित ढांचा कहा है। मैं इसमें तमाम मुस्लिम भाइयों से एक अपील करूंगा कि सियासत के बहकावे में ना आए। ये कोर्ट की ज़बान है, कोर्ट बोल रही है, हमें कोर्ट के ऊपर यकीन रखना चाहिए, अपना एतमाद रखना चाहिए। कोर्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोर्ट के ऊपर से भी विश्वास उठ गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कुछ लोग चाहेंगे कि इसके अंदर सियासत करें, भड़काऊ जनता को भड़काया जाए। संभल जैसा यह केस हर जगह शुरू हो जाए, ठीक है। और जिस तरह से माननीय न्यायालय ने यह उसे एक विवादित ढांचे के रूप में माना है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है और बधाई के योग्य है। जो अभी न्यायालय ने आपको संभल के विषय में कहा है वह हरिहर मंदिर था और हरिहर मंदिर आगे बनने वाला भी है। संभल को लेकर विवादित ढांचा वाली बहस के बीच आज यूपी के सीएम योगी ने इस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संभल में 68 तीर्थों में से 54 को ढूंढ लिया गया है, जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया, और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है, और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। कुछ दिन पहले संभल की जामा मस्जिद पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें साफ साफ कहा था कि मस्जिद के स्वरूप में छेड़छाड़ की गई थी। हालांकि मस्जिद कमेटी ने भी एएसआई का नाम लेकर कई आरोप लगाए हैं। मस्जिद समिति का कहना है कि दीवार, गुंबद और मीनारों के रंग रोगन की जरूरत है, जबकि एएसआई का कहना है कि साफ सफाई जरूरी है लेकिन सफेदी की जरूरत नहीं है। मस्जिद समिति ने कहा कि एएसआई गार्जियन है, मालिक नहीं है, जबकि एएसआई ने कहा कि मस्जिद में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मस्जिद समिति का यह भी आरोप है कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में तथ्यों को नजरअंदाज किया है। वहीं एएसआई का कहना है कि मस्जिद के स्वरूप में बदलाव किया गया। मस्जिद समिति का यह भी कहना है कि एएसआई की रिपोर्ट खारिज होनी चाहिए, जबकि एएसआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में यह कहा है कि फर्श को टाइल्स और पत्थर से बदला गया है। मस्जिद कमेटी का यह भी कहना है कि एएसआई मस्जिद संरक्षण की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। वहीं एएसआई की ओर से कहा गया है कि संभल की शाही जामा मस्जिद में अंदरूनी हिस्से में लाल और हरे रंग से पेंटिंग की गई थी। स्वरूप में अब बदलाव किया गया है। संभल में राजनीतिक प्रयोग की कहानी सिर्फ विवादित ढांचे तक ही नहीं है। संभल में प्रशासन भी फुल एक्शन मोड में है। संभल की गलियों में अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जिले में 40 पुलिस चौकी और चेक पोस्ट बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। आज संभल में मंत्रोच्चारण के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से 100 मीटर दूर नई पुलिस चौकी का भूमि पूजन हुआ है। मोहल्ला दीपा सराय में पुलिस की मौजूदगी में पूजा अर्चना की गई। 5 तस्वीरों से संभल के तेजी से बदलते माहौल के बारे में आइए आपको बताते हैं। संभल में मुस्लिम कन्या इनाया के हाथों से नींव की पहली ईंट रखवाई गई। संभल में पुलिस की मौजूदगी में एक पुलिस चौकी का भूमि पूजन कराया गया। विधि विधान पूर्वक भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ। संभल के एएसपी
एसीपी श्री चंद्र ने भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि संबल शहर में खग्गू सराय, दीपा सराय, हिंदूपुरा और पक्का बाग समेत 40 पुलिस चौकी और चेकपोस्ट का काम जारी है। इतना ही नहीं, पुलिस चौकी के भूमि पूजन के बाद दूध से अभिषेक किया गया। मुस्लिम कन्या इनाया को मिठाई और शगुन दिया गया। पुलिस के अनुसार सांसद जियाउर रहमान बर्क का मोहल्ला दीपा सराय अति संवेदनशील की श्रेणी में आता है। यहाँ पेशेवर अपराधी, तस्कर समेत दूसरे अपराधी निवास करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए संबल में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं। जिस तरह से यहाँ आप देखिएगा कि कल यहाँ पर बुलडोजर से जिस तरह से इसकी खुदाई की गई थी, नींव रखी गई थी, आज बुनियाद रखी जा रही है। आइए आपको दिखाते वो तस्वीर है कि जिस तरह से देखिएगा पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर पूरी तरह से नींव रखी जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है। क्या नाम है? इनाया, अभी जो चौकी का बेटे रखा है, क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज खुदाई का 50 दिन किया गया है और भरने के साथ ही निर्माण कार्य से कराया जाएगा, जिससे कि चौकी का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण कराया जा सके और आसपास के अपराधियों और अपराध पर नजर रखी जा सके और इसका नियंत्रण किया जा सके। अब इस खबर पर कुछ ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी भी खोलते हैं, जिसमें कुछ बहुत दिलचस्प बातें लिखी हैं। हिंदू पक्ष ने संबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 95 पेज की जो याचिका लगाई, उसमें 2 किताबों को आधार बनाया गया है। पहली किताब का नाम है बाबरनामा, जिसकी पेज नंबर 687 का जिक्र है। दरअसल बाबर ने तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखी है। इसका अनुवाद एनेट सुजैन बेब्रिज ने किया था। इसके पेज नंबर 687 पर लिखा है कि बाबर जुलाई 1529 में संबल आया था। हुमायूं के सेवक ने श्री हरिहर मंदिर को ध्वस्त कराया। ध्वस्तीकरण का यह आदेश किसी और ने नहीं बल्कि खुद बाबर ने दिया था और उसी के आदेश पर मंदिर तोड़ने के बाद उसे मस्जिद का रूप दिया गया, जिसे आज शाही मस्जिद बताया जा रहा है। दावा यह है कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक और किताब का जिक्र किया, जिसका नाम है आईने अकबरी। अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में अबुल फजल ने आईने अकबरी किताब लिखी। 1589 में 1600 के बीच लिखी गई पुस्तक के पेज नंबर 281 पर लिखा है, संभल में प्रचुर मात्रा में शिकार उपलब्ध है। यहाँ गेंडा पाया जाता है। संभल शहर में हरि मंडल यानी भगवान विष्णु का एक मंदिर है। ये मंदिर एक ब्राह्मण का है। 10वें अवतार इसी स्थान पर प्रकट होंगे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में शाही जामा मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। अब इस पर सियासी चिंगारियां भी निकल रही हैं सत्ता में। अब बात इसके बाद उस मुगल शासक औरंगजेब की, जो पिछले 2 दिनों से काफी ट्रेंडिंग है। कल औरंगजेब के फुल टाइम प्रशंसक और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अबू आजमी ने उसकी तारीफ की थी और आज जब इस पर हंगामा बढ़ा तो अबू आजमी खेद वाली पर्ची निकाल लाए और दावा कर दिया कि उनकी बातों को तोड़ा मरोड़ा गया है। हालांकि इन सब के बीच जो राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ, उसमें किसी तरह का ब्रेक नहीं लग रहा है। इस पूरी खबर पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसमें राजनीतिक एंगल, धार्मिक एंगल और ऐतिहासिक ट्रायंगल है। सबसे पहले समझिए कि बात कहां से शुरू हुई। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं अबू आजमी। कल इन्होंने औरंगजेब के लिए स्तुति शुरू कर दी और दावा किया कि औरंगजेब कोई क्रूर शासक नहीं था, उसे बदनाम किया गया है। औरंगजेब के शासनकाल में भारत अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। छत्रपति संभाजी महाराज के हत्यारे और काशी मथुरा के मंदिरों को तोड़ने वाले औरंगजेब के लिए अबू आजमी का ये ज्ञान ना तो बीजेपी को पसंद आया और ना ही शिवसेना शिंदे गुट को। कल शाम से हंगामा शुरू हुआ और आज हालात ये हो गए कि महाराष्ट्र विधानसभा में तूफान खड़ा हो गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी से माफी की मांग की। शिंदे ने कहा कि औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के लिए जिम्मेदार था। अबू आजमी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज एक देशभक्त और सच्चे राष्ट्रवादी थे। विधानसभा के अंदर एकनाथ शिंदे फायर थे तो बाहर छत्रपति संभाजी महाराज को मानने वालों ने मोर्चा संभाल लिया था। कई जगहों पर अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। महाराष्ट्र विधानसभा में तो हंगामा है ही, बाहर बीजेपी ने इस मुद्दे को सीधे सनातन से जोड़ दिया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि ये लोग सनातन धर्म का नाश चाहते हैं, जबकि शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे ने कहा है कि अबू आजमी बीजेपी की बी टीम है, सरकार उन पर एक्शन ले।
एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि सत्ता पक्ष जानबूझकर सदन में औरंगजेब की बात करता है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में राजनीतिक आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह तो कभी भी वो ऐसे शासक थे कि उन्होंने कभी भी शासन का 1 रुपया नहीं लिया अपने के लिए। सोचता हूँ कि वो शासन अच्छा कर रहे थे, ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। अबू आझमीचा धिक्कार करतो। औरंगजेबाने आपली मंदिरं तोडली, मंदिरं तोडून टाकली। अबू आझमी निलंबित झाला पाहिजे आणि त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। अबू आझमी ये भाजपा की बी टीम है। जब जब भाजपा समस्या में आती है, कोई जटिल एक समस्या में आती है, तो उसका हल निकालने के लिए अबू आझमी के तरफ भाजपा देखती है। जो प्रशंसा हुई है वो बिल्कुल गलत है, खराब है, उसकी तो हम सभी लोग निंदा करते ही, लेकिन निंदा से चलेगा नहीं, कार्रवाई भी होनी चाहिए। औरंगजेब की जो नाजायज औलाद है कुछ अभी भी महाराष्ट्र में है, और उनको लगता है औरंगजेब अच्छा है तो अपने बेटे का या तो खुद का नामकरण कर ले और औरंगजेब रख ले। इसका हम कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि ये मेरे महाराष्ट्र की, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती की ये संस्कृति नहीं है। महाराष्ट्र में रह के इतनी कट्टरता और इतना झूठा बयान, उन्होंने छावा पिक्चर जरूर देखना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय भवानी। अबू आदमी क्या हिस्ट्री लिखते हैं क्या? वो इतिहास संशोधक है क्या? उनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है। जाणून बुजून कोणाला तरी सांगायचं की तुम बात करो औरंगजेब के बारे में, मग सभागृहात आणायचं, हे नाटकं बंद करा हो, बंद करा ही नाटकं। औरंगजेब के बारे में औरंगजेब का उदात्तीकरण करना है, ये हमारा इंसल्ट है हमारे दोनों राजाओं का। उसका निषेध किया है और हमने ये मांग की है कि उनको यहाँ से विधानसभा से निलंबित किया जाए। माफी का क्या, उसको तो टर्मिनेट सस्पेंड करना चाहिए और करेंगे ही। औरंगजेब ये मुसलमान और इस्लाम फैलाने वाला राजा था। ये लोग माफी थोड़ी मांगते, उनको ऐसा लेटाना पड़ता है। मामला इतने पर नहीं रुका। राजनीतिक तरीकों से अलग अबू आसिम काज़मी को घेरने के लिए थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद अबू आज़मी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने और मानहानि का मामला दर्ज कर लिया गया। इतना कुछ होने के बाद अबू आसिम काज़मी को शायद ये एहसास हुआ कि औरंगजेब पर उन्होंने जो बोला है उससे मामला बिगड़ चुका है, जिसके बाद उन्होंने खेद वाला एक बयान जारी किया और ये कहा कि वो किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। एक लफ्ज भी किसी महापुरुष के खिलाफ, संभाजी महाराज के खिलाफ या छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कहीं नहीं बोला है। मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। जिन लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूँ, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। अबू आज़मी का यह तर्क है कि उन्होंने जो बोला है वो इतिहासकारों ने लिखा है, उसी के आधार पर उन्होंने कहा जो कहा। लेकिन अबू आज़मी ने इतिहास के कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स ही पढ़े हैं, जिसमें उन्हें सिर्फ औरंगजेब की तारीफ वाली पंक्तियां दिखी। अबू आज़मी ने शायद औरंगजेब के चरित्र को समग्रता में नहीं पढ़ा है, वरना वो ये कहना नहीं भूलते कि काशी विश्वनाथ और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर औरंगजेब ने तुड़वाया था। अपने 50 वर्ष के शासनकाल में औरंगजेब ने हजारों मंदिर तुड़वाए। अकेले 1679 में ही 200 से ज्यादा मंदिर तोड़ने का आदेश दिया गया था। औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराया, हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर टैक्स लगाया। सत्ता के लिए औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मार दिया और अपने पिता शाहजहां को भी यातनाएं दी। अगर अबू आज़मी ये सब पढ़ते तो वो औरंगजेब की स्तुति करने की बजाय उसका संपूर्ण चरित्र लोगों के सामने रखते। सच जैसा हो वैसा सामने रखना उचित होता है। उसके कुछ हिस्से इस तरह से सामने रखना अपने हित के लिए कहा जाएगा कि कहा गया। हम कैसे लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि कहां थूकना है और कहां नहीं थूकना है। यह खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा की है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और एक विधायक ने विधानसभा के अंदर सदन के दरवाजे पर पान मसाला खाकर थूक दिया।
इसकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से हुई तो वो खुद उसे देखने पहुंचे। वो ये देखकर हैरान रह गए कि किसी विधायक ने बिल्कुल सदन के प्रवेश द्वार पर ही थूक दिया था। इससे अध्यक्ष काफी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि सीसीटीवी के जरिए उन्हें ये पता लगाना चाहिए कि किसने थूका है। बेहतर होगा कि वो खुद ही बता दें। एक बार सुनिए विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहा। साफ करो भाई, कौन है सर? आप सफाई कर्मचारी को निकल जाओ ना, साफ करो। चलो कौन साफ करेगा? केमिकल ये क्यों थूके? यहाँ थूकने के मेरी इज्जत है कि सबकी इज्जत है? सबकी है। एक आदमी की वजह से सबकी इज्जत क्यों जाने दूंगा? यही करते रहेंगे, लोगों की थूक साफ करते रहेंगे। इसका पता लगाइए कि किसने ये थूका और इसका कारपेट का उससे पैसे लीजिए और कारपेट बदलवाइए। कैमरे से पता चल जाएगा। नमस्कार। हमने देख लिया कैमरे से, हमें मालूम है। कैमरे से देख भी लिया, हमें मालूम भी है, लेकिन हम सबके सामने किसी का अपमान नहीं करना चाहते। आज सवेरे मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। तो मैं आया था और मैंने उसके साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। सोचिए, जिस विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां चुनकर आया जनता का प्रतिनिधि थूक देता है। क्या जिस भी विधायक महोदय ने विधानसभा के अंदर थूका है, क्या वो अपने घर में भी ऐसे थूकते होंगे? बिल्कुल नहीं। घर को साफ रखते होंगे और यहां थूक रहे हैं। वैसे थूकने का यह मामला सिर्फ यूपी विधानसभा का नहीं है। 2016 में थूकने वाली इस सामाजिक बीमारी पर संसद में भी चर्चा हो चुकी है। 2016 में संसद में एक बहस के दौरान तब के सांसद KTS तुलसी ने सरकार से थूकने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी, जिस पर तब के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा था कि भारत एक थूकने वाला देश है। जब हम ऊब जाते हैं तो हम थूकते हैं, जब हम थक जाते हैं तब हम थूकते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं तब हम थूकते हैं, और हम जब कुछ नहीं भी होते हैं तब भी हम थूकते हैं। हम कहीं भी थूकते हैं और यहाँ तक कि वक्त बेवक्त भी थूकते हैं। जाहिर है JP नड्डा ने यह बयान थूकने की आदत पर कटाक्ष करते हुए दिया था। 2016 में दिया गया यह बयान आज भी प्रासंगिक है। थूकने की समस्या आज भी जस की तस है। कुछ खास सुधार इसमें हुआ नहीं है। भारत के लोग हर साल कई लाख टन तक गुटखा थूक देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के लोग साल भर में 15.64 लाख टन गुटखा थूकते हैं। कहा जाता है कि एक ओलंपिक पूल में 25 लाख लीटर पानी आता है और ऐसे में कई स्विमिंग पूल भारत के लोग गुटखा थूक कर भर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, भारत में पान मसाला गुटखे के प्रति कितनी मोहब्बत है और उसकी कितनी खपत है। वैसे जिन विधायक महोदय ने सदन के प्रवेश द्वार पर थूका था, वो भी इस समय चुपचाप ये खबर देख रहे होंगे और शायद ये सोच रहे होंगे कि कहीं उनका नाम सार्वजनिक ना हो जाए। यहाँ वहाँ थूकने के यही साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब तक कोई नहीं देख रहा है या देखकर नजरअंदाज कर रहा है तब तक ठीक चलता है, लेकिन अगर कोई देखकर सवाल उठा दे तो पसीने छूट जाते हैं और जवाब देते नहीं बनता। आपके सामने कोई ये काम कर रहा हो तो उसे कभी सवाल पूछकर देखिएगा। ट्रंप यूरोपियन देशों के सामने जेलेंस्की को पद से हटाने की शर्त रख दें। जिस तरह से ट्रंप का जेलेंस्की से विवाद हुआ, उसके बाद ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब जेलेंस्की को जाना ही होगा। ट्रंप ये शर्त रख सकते हैं कि जेलेंस्की के हटने के बाद ही यूक्रेन की दोबारा मदद की जाएगी। अगर ऐसा हुआ और जेलेंस्की नहीं माने तो अमेरिका और यूरोप में तकरार बढ़ सकती है। यह भी हो सकता है कि अमेरिका के बिना यूरोपियन देशों को ही रूस से टकराना पड़े। दूसरी बड़ी संभावना यह है कि ट्रंप नेटो से अमेरिका को अलग करने का ऐलान कर सकते हैं। ट्रंप पहले भी नेटो को अमेरिका के लिए बेहद खर्चीला बता चुके हैं। अगर अमेरिका नेटो से अलग हुआ तो यूरोप के देशों को अपनी सुरक्षा का ज्यादा खर्च उठाना होगा। बिना अमेरिका के नेटो की ताकत बहुत कम हो जाएगी और उसके लिए रूस को रोकना आसान नहीं रहेगा। तीसरी संभावना यह है कि ट्रंप अब पुतिन के साथ ही किसी बड़ी डील का ऐलान करें। जेलेंस्की से बात बिगड़ने के बाद यह हो सकता है कि अब पुतिन के साथ ट्रंप वार्ता का ऐलान करें। अगर ऐसा होता है तो रूस और अमेरिका के रिश्तों का एक नया युग यहां से शुरू हो जाएगा।
चौथी संभावना यह भी है कि अब अमेरिका यूरोप से अपने सैन्य बेस और सैनिक हटाने का ऐलान कर दे। यूरोपियन देशों में अमेरिका के कई सैन्य बेस हैं जिनमें हजारों सैनिक तैनात हैं। ट्रंप यूरोप की सुरक्षा को यूरोपियन देशों के सहारे छोड़ सकते हैं। ऐसा होने पर यूरोप के देशों के लिए सुरक्षा का संकट बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका का होना यूरोप के लिए सुरक्षा कवच की तरह है। एक संभावना यह भी है कि ट्रंप के ऐलान के बाद चीन को कोई नया मौका मिल जाए। अगर यूरोप से अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत हटाई तो चीन को यूरोप में अपनी भूमिका बढ़ाने का मौका मिल सकता है। चीन दुनिया में नया सुपर पावर बनने की रेस में भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। एक संभावना नए टैरिफ कार्ड को लेकर भी है। हो सकता है कनाडा, मेक्सिको के बाद ट्रंप दुनिया के बाकी देशों के लिए नए टैक्स रेट्स का ऐलान करें। अगर ऐसा होता है तो दुनिया में ट्रेड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। वैसे दुश्मन को घातक चोट पहुंचाने वाले आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हाइमार्स भी अमेरिका ने यूक्रेन को दिए थे। रूस के लिए घातक साबित हुई हॉवित्जर तोप भी यूक्रेन को अमेरिका से ही मिली थी। अमेरिका से मिले पेट्रियट मिसाइल और एब्राम्स टैंक ने भी यूक्रेन की ताकत बढ़ाई थी। T-72B टैंक भी यूक्रेन को अमेरिका ने दिया। इन सब के अलावा MI हेलीकॉप्टर हार्पून, कोस्टल डिफेंस सिस्टम और एंटी शिप मिसाइल भी यूक्रेन को अमेरिका से ही मिले थे।